साथियों, नमस्कार। एक खास चर्चा की मुझे आवश्यकता महसूस हुई तो तत्काल आ गया हूं आप सबके सम्मुख। 1916 में हुआ क्या था लखनऊ पैक्ट में? लखनऊ पैक्ट जिन्ना की मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था। और उस लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने यह समझौता किया था कि मुस्लिम मतावलंबियों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होगी। और यही समझौता मुस्लिम लीग चाहती थी, वैसा हो गया। जो आगे चल के और दृढ़तर होता गया और उसी के आधार पे जहां जहां मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, उन के विजेताओं के आधार पे मुस्लिम लीग प्रबल होती गई और अंततः भारत का विभाजन इसी आधार पर हो गया कि मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम इलाके, मुस्लिम प्रभाव के क्षेत्र, उनके ज्यादा आवास के क्षेत्र, उनकी संख्या अधिक होने के क्षेत्र उनके देश के रूप में बदल गया और एक पाकिस्तान भारत में से निकल के खड़ा हो गया। यह बात क्यों बड़ी चर्चा की और महत्वपूर्ण बन गई आज मुझे इसलिए यह बात कौंधी है क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल के संदर्भ में यही बात फिर से उठा दी गई। उन्होंने रामनवमी के शोभा यात्राओं के संदर्भ में कहा कि मुस्लिम इलाकों पर किसी प्रकार की खुराफात नहीं होनी चाहिए। रामनवमी शोभा यात्राओं वालों द्वारा सीधे सीधे उन्होंने यह चेतावनी दे दी और यह संदेश देने का प्रयास किया कि रामनवमी की शोभा यात्रा जो निकलती है वह हिंसा फैलाती है। और परिणाम क्या हुआ? जो हमेशा से होता आ रहा है। हावड़ा में भयानक रूप से राम शोभा यात्रा पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से निकलते समय भयानक पत्थरबाजी हुई। बाद में वह और हिंसक हो गई। और इस ढंग की हिंसा केवल वहीं नहीं, पूरे भारतवर्ष में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बहुतायत प्रांतों में हो गई। मात्र यूपी एक शांतिपूर्ण बना रहा क्योंकि अपने बुलडोजर बाबा का गरज रहा था प्रभाव प्रभुत्व। अब इस पर विचार क्या होना चाहिए? यह कोई पहली बार इस वर्ष हुआ हो ऐसा भी नहीं है। यह एक परंपरा सी बनी हुई चली आ रही है कि रामनवमी हमारे प्रभु श्री राम की जो शोभा यात्रा निकलती है अथवा बहुतायत जो हनुमान फेरी निकलती है, हनुमान जी की सुबह प्रभात फेरियां निकलती हैं, उन पर हमले होते हैं, पत्थरबाजी होती है। और चूंकि हमेशा होती आ रही है इसलिए हम लोग को लगता है कि चलिए हो रही है। और चर्चा का विषय राजनेताओं द्वारा, जनरली लोगों के द्वारा सार्वजनिक मंचों पे, सार्वजनिक मीडिया में इस ढंग से किया जाता है। पुलिस ने सावधानी कम बरती। पुलिस को और कड़ाई से पालन कानून का कराना चाहिए था। पुलिस को और प्रशासन को और सजग होना चाहिए था। वहां अगर पुलिस कम थी तो क्यों थी? या पुलिस अधिकारी ने, पुलिस वालों ने लापरवाही बरती। उन्होंने उसको सुलझाने में या उससे निपटने में वह सजगता और कुशलता नहीं दर्शाई। विवाद का मूल विषय कि ये हमला क्यों होता है, यह हमला करने की सोच कहां से उत्पन्न होती है? जब आप बाकी सारे दिन 300 दिन, 350 दिन सामान्य रूप से रह लेते हैं
तो उस दिन ऐसा क्या हो जाता है कि हमलावर हो जाते हैं। अभी इस पर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत से लोग कहेंगे यह मजहबी उन्माद है, कोई कहेगा हिंदुओं ने किया, मुस्लिमों ने किया, और इसका अंतहीन विवाद चलता रहेगा। शासन सत्ता के अनुसार पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे, कहाँ क्या कब तक होगा कोई नहीं जानता। किंतु इसको केवल यहीं तक सोच के रह जाने की बात है। इसका स्थायी निदान क्यों नहीं सोचा जाना चाहिए? क्योंकि यह टकराव, मजहबी टकराव, हिंदू मुस्लिम के दंगे कोई अपवाद नहीं है, किसी राजनीति के मोहताज नहीं है, किसी राजनीतिक दल के मोहताज नहीं है। यह तब भी होता आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं था, या कांग्रेस भी नहीं थी, समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं थी। सैकड़ों साल से ये क्रम चल रहा है। ये टकराव हमेशा होता है और किसी एक जगह नहीं, व्यापक रूप से होता है। किसी एक के शासन में नहीं। अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है 75 वर्षों से, तो सरकारें अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग राजनीतिक दलों की भी आती जाती रहती हैं, लेकिन ये घटनाएं होती हैं। योगी जी के उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं इस ढंग से कुछ न कुछ होने का सिर उठाई थी। सर तन से जुदा होने के नारे लगे थे, लोग हजारों की संख्या में निकले थे, कानपुर में दंगा हो भी गया था, प्रयागराज में भी बड़ा माहौल खराब हुआ था, बहुत जगहों पे ऐसा होता रह रहा है। चूंकि प्रशासन बहुत कड़ाई से, कठोरता से, निष्पक्षता से कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहा है, इसलिए वो बहुत भयावह नहीं हो रहा है। लेकिन घटनाएं होना चाहती हैं, या कहीं सोच का बड़ा संकट है, मजहबी भेदभाव का सोच, धार्मिक उन्माद का सोच, धार्मिक विद्वेष का सोच, मजहबी विद्वेष का सोच। और ये आता कहां से है? इस पर कभी कोई विचार क्यों नहीं करता है? यह बात तो अब स्पष्ट हो चुकी है निरंतर। अरे सैकड़ों भयावह दंगे हुए हैं, अभी 2 ही वर्ष तो बीता है, 53 लोगों की हत्या वाला दिल्ली में दंगा हो गया। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूल सकता है 2013 का, जब मिलिट्री लगानी पड़ी थी। महीनों लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में नहीं आने को तैयार थे। भिवंडी, मलियाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, भयावह भयावह दंगों का इतिहास भारत में बना हुआ है। बनारस में भी हुआ था साहब, लोहता में, मदनपुरा में। तो आखिरकार क्या कारण है कि हम इस पर विचार राजनीति नेता नहीं कर पा रहे हैं? ढक छिप के अपने अपने पक्ष वाली करने में रह जाते हैं, या जिन मतावलंबियों का उन्हें लाभ लेना रहता है उसकी चर्चा करते रह जाते हैं। और फिर नहीं तो एक नया नैरेटिव, एक हमेशा से चलने वाला नैरेटिव है, ये अपराधी तत्व करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, या ये भटके हुए नौजवान करते हैं। इस ढंग की बातें गोल मगोल होती हैं, चर्चाएं खत्म हो जाती हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी अपनी मान्यता है कि सर्वोच्च न्यायालय बहुत बार बहुत सी चीज़ों को स्वतः संज्ञान में लेती है। तो इन शोभा यात्राओं पर हो रहे हमलों को, इन दंगों के विषयों को क्यों नहीं स्वतः संज्ञान में ले लेती है, और
देश भर की जिन भी एजेंसियों से समुचित समझती है, क्योंकि आज बड़ा आधुनिक दौर हो चुका है। कोई बयान दे, कोई साक्षी कुछ मौखिक बयान दे या न दे, कोर्ट रूम में आवे न आवे, लेकिन गंभीरता पूर्वक फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये जो वीडियो क्लिप्स आज आधुनिक भारत में आधुनिक दौर का बहुत बड़ा प्रमाण बन गई हैं, इनकी विधिवत एनालिसिस हो जाए। किन क्षेत्र में कौन पथराव आरंभ करता है, कौन दंगा करता है, इसकी तुरंत एनालिसिस हो जाएगी। और कायदे से एनालिसिस हो जाए तो निष्कर्ष निकल जाए कि किन मजहबी केंद्रों से धार्मिक केंद्रों से निकलकर पथराव होता है, किन क्षेत्रों में होता है, किन लोगों द्वारा आरंभ किया जाता है, आरंभ करता, और यह सोच उनके अंदर उत्पन्न कहाँ से होती है, कौन इसका प्रशिक्षण देता है, कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे उन्हें यह भाव जगता है कि हमला करना चाहिए गैर मजहबी दूसरे धर्मावलंबी पर, क्यों करना चाहिए। और जब तक इस पर विचार करने को ईमानदारी से सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगी, इसका निदान समुचित रूप से नहीं होगा। कुछ पाठ्यक्रम होंगे, कुछ पुस्तकें होंगी, कुछ पढ़ाने वाले होंगे, ज्ञान जनाने वाले होंगे, और कुछ प्रशिक्षण देने वाले होंगे। तब इस ढंग से सुनियोजित तरीके से तैयारी करके पत्थर एकत्रित करके पत्थरबाजी का यह परंपरा बनी हुई चली आ रही है। सौभाग्य है कि आधुनिक युग में वीडियो क्लिप्स हमेशा आती हैं, सीसीटीवी कैमरा के ट्रेसेस आते हैं, फिल्म्स आती हैं, उनके आधार पे एक बड़ी विधिवत एनालिसिस हो सकती है। और उसके आधार पे उस सोच तक पहुंचना जरूरी है जो इस सहनशीलता को इस देश में नहीं चलने दे रही है। तमिलनाडु का अभी उदाहरण कोई दूर नहीं है। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने को जजमेंट करना पड़ा। वहां पर एक मुस्लिम बहुल गांव था जिसमें संख्या बढ़ते बढ़ते वो 90% या कुछ ऐसे ही बहुसंख्यक हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब इसमें यहां शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, जिसके विरुद्ध मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये कोई बात होती है, संख्या बढ़ गई किसी गांव में तो अब वहां शोभा यात्रा दूसरे धर्मावलंबी की नहीं निकल सकती है। यह सेकुलर देश है, और सेकुलरिज्म का जो मिस यूज हो रहा है, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता इस समय है। और सुओ मोटो छोटी छोटी बातों पे, किसी एक एक घटना पे, एक एक व्यक्तियों के विषय पे लेता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन देश भर में हर वर्ष होने वाले इन भयानक हिंसाओं को, करोड़ों अरबों के हर वर्ष क्षति को, आगजनी को भी स्वतः संज्ञान लेके इस पर विश्लेषण करवा दे और एक निर्णय कर दे, सेकुलरिज्म सही अर्थों में स्थापित कैसे होगा, तभी होगा। इस पर विचार आ जाए। आग्रह मैं चाहता हूं हम सबका बढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए। कभी कभी ये विचार अगर समुचित होगा तो आगे बढ़ जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक इसे पहुंचना चाहिए। भारत माता की जय।